Hello friends, this is Sudhanshu Ranjan. Once again, I have come along with some of the important concepts of physics of class 12. In this lecture, we are going to discuss about one of the new concepts of physics, that is electric flux. If we have to understand the electric flux, then we must understand electric field and the area vector. We have already understood the electric field in some of the previous lectures. So in this lecture especially, we are going to have the brief discussion over the area vector and thereafter we will understand the electric flux. अब तक हम लोगों ने एरिया को एक स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया है, जबकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज ऑन दिस लाइन that area is not a scalar quantity. Area is a vector quantity. Just remember this one. Area is a vector quantity. कुछ स्टूडेंट्स को एरिया के बारे में अच्छी जानकारी होगी. एरिया स्केलर है या वेक्टर है, एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, ओपन सरफेस एरिया का क्या डायरेक्शन होगा, क्लोज सरफेस एरिया का क्या डायरेक्शन होगा. अगर ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी है तो वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ सकते हैं, एरिया वेक्टर को स्किप कर सकते हैं. लेकिन जिनको एरिया वेक्टर के बारे में जानकारी नहीं है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कभी भी नहीं समझ सकते. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द एरिया वेक्टर फर्स्ट. दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, सबसे पहले एरिया वेक्टर होगा, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. लेकिन एरिया वेक्टर को समझने के लिए हम लोग वेक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं. मान लिया जाए हमारे पास एक वेक्टर है ए. वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. क्लियर. मैंने बोला इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 मान लिया, अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो इस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू ए कैप. मतलब क्या है, ए कैप. मतलब वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर के बराबर. कब, जब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1. मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1. तो अगर मैंने बोला यूनिट वेक्टर का मोड, मोड मतलब मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मोड अगर निकाला मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1. तो अगर मैंने बोला एक्स कैप, एक्स कैप मतलब यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये भी 1. वाई वेक्टर, वाई कैप का अगर मैंने मैग्नीट्यूड पूछा तो ये भी 1. जेड कैप का मैग्नीट्यूड पूछा तो ये भी 1. क्योंकि ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं इसलिए इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1. ठीक है. इसके अलावा ये मान लिया जाए मेरे पास दो नंबर है 2 एंड 3. 2 एंड 3 एक नंबर है. नंबर मतलब स्केलर क्वांटिटी. अगर इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा और डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 6. 2 इंटू 3 इक्वल टू 6. मान लिया जाए मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी ए है, दूसरा स्केलर क्वांटिटी बी है. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या होगा, ए इंटू बी. अगर मैंने इस पे एक एरो साइन रख दिया, बी पे भी एक एरो साइन रख दिया, मतलब ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है. अगर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर. ये कभी भी नहीं लिख सकते, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है. जब भी हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसका हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, ए इंटू बी वेक्टर नहीं लिख सकते. तो अगर हमें वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई भी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो या तो हम डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं. जस्ट रिमेंबर दिस वन. व्हाई डू वी यूज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट? If we have to multiply two vectors, then we can multiply the vectors either with the dot product or with the cross product. Clear है? So यहाँ पर अगर हमारे पास कोई वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है तो उसका या तो हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं. तो अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मालूम है डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या होता है, A मैग्नीट्यूड, B मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा. क्लियर. ए मैग्नीट्यूड है मतलब स्केलर, बी मैग्नीट्यूड है तो स्केलर. cos थीटा क्या है, cos थीटा का मतलब अगर मैं cos थीटा की जगह पर 60 डिग्री रखूं तो cos 60 डिग्री क्या होगा, हाफ. और हाफ की वैल्यू कितनी होती है, 0.5. मतलब cos थीटा की जो वैल्यू आई वो एक नंबर है. नंबर मतलब स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर इसका मतलब cos थीटा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. ये मैग्नीट्यूड है, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर. मतलब ये टोटल जो रिजल्टेंट है वो स्केलर है. इसका मतलब है कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसी भी दो वेक्टर का तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है. जस्ट रिमेंबर दैट.
जब भी हम किसी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है। क्लियर। लेकिन हमें यहाँ पर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो मान लिया जाए हमारे पास यूनिट वेक्टर x यूनिट वेक्टर है एंड y यूनिट वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो क्या करें, x मैग्नीट्यूड y मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन एंगल, ये थीटा, थीटा किसके किसके बीच का है, a एंड b का। लेकिन यहाँ पर वेक्टर कौन कौन सा है, x एंड y, तो थीटा x और y के बीच का देखेंगे। तो हमें मालूम है ये x है, ये y है, तो ये क्या है हमारा z। मैंने बोला x और y के बीच का एंगल कितना है, x और y के बीच का एंगल तो 90 डिग्री होता है, सभी को मालूम। y और z के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है, और x और z के बीच का एंगल भी हमारा कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर क्या x और y के बीच का एंगल, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखे, x और y के बीच का एंगल 90 डिग्री। x यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, 1, y का भी 1, और cos 90 डिग्री क्या होता है, 0, 1 इंटू 1 इंटू 0, इसका मतलब ये 0 हो गया। क्लियर। अगर y डॉट z किया हमने, y डॉट z, तो यहाँ पर भी देखिए y z cos, y और z के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी फिर से 90 डिग्री लिखेंगे, तो ये भी 0 हो गया। क्लियर है। z डॉट x अगर मैं लिखूं तो z यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, x यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, z और x के बीच का एंगल, z और x के बीच का एंगल 90 डिग्री, इट इज इक्वल टू 0। हमें मालूम है x y z तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब तीनों के एक दूसरे के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो z और x के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 0। ये हमने क्या देखा, अलग अलग यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया है। अगर मैंने बोला सेम यूनिट का डॉट प्रोडक्ट किया जाए, सेम यूनिट वेक्टर का, सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो x मैग्नीट्यूड सेम यूनिट वेक्टर, मतलब ये x है और ये x है, दो सेम यूनिट वेक्टर, मतलब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब पैरेलल है, और पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0, थीटा इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, cos 0, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और cos 0 भी 1, मतलब तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1। उसी तरीके से अगर y डॉट y करोगे तो ये भी क्या होगा, y कैप, एंड y और y के बीच का एंगल क्या है, फिर से 0, क्योंकि y और y दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल होंगे, तो 0, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1। इसी तरीके से z डॉट z करोगे उसके लिए भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने में। क्लियर है। और एरिया वेक्टर को समझने में। अब हमने क्या देखा कि x और y दो अलग अलग यूनिट वेक्टर हैं। जब दो अलग अलग यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 0 होता है, लेकिन जब दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि अगर हम लोग सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 होता है, लेकिन अगर डिसिमिलर यूनिट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डिसिमिलर यूनिट का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 0 होता है। जस्ट रिमेंबर दिस वन। क्लियर। अच्छा, सिमिलर का मतलब क्या है और डिसिमिलर का मतलब? सिमिलर मतलब अगर x लिया है तो दूसरा भी क्या होगा, x, मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। क्लियर है। लेकिन डिसिमिलर का मतलब अगर एक x है तो दूसरा क्या है, y, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। डिसिमिलर का यहाँ मीनिंग हम लोग ले रहे हैं कि जब 90 डिग्री है दोनों के बीच में तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0, और जब दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 1 है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? अगर हमने डॉट प्रोडक्ट किया है, मैंने इससे पहले क्या डिस्कस किया था कि अगर किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो या तो डॉट प्रोडक्ट से कर सकते हैं या तो क्रॉस प्रोडक्ट से कर सकते हैं। तो अभी दूसरा क्या है हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैंने बोला a क्रॉस b को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा। जब क्रॉस होता है तो कॉस की जगह पर क्या लिखते हैं, साइन थीटा। डॉट में कॉस थीटा होता है और क्रॉस में क्या होता है, साइन थीटा। लेकिन इसके साथ एक यूनिट वेक्टर भी होता है, जस्ट रिमेंबर दैट। इसके साथ क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये एक मैग्नीट्यूड है,
ये भी मैग्नीट्यूड है, और साइन थीटा भी एक मैग्नीट्यूड ही है। साइन 30 डिग्री कितना होगा 0.5, मतलब ये भी मैग्नीट्यूड है। ये तीनों मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर क्या दे रहा है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मिलकर क्या बनाएगा, वेक्टर। इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है वो क्या देता है, वेक्टर। जस्ट रिमेंबर दिस वन, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट स्केलर देता है एंड क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या देता है, वेक्टर क्वांटिटी देता है। वेरी गुड। अभी हम लोगों को यहाँ पर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, एक्स क्रॉस वाई। क्लियर। तो एक्स क्रॉस वाई, यहाँ पर ए क्रॉस बी था, तो हमने ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड किया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स मैग्नीट्यूड वाई मैग्नीट्यूड इनटू साइन, यहाँ साइन थीटा है, साइन, लेकिन एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना होता है, एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो हमने लिखा 90 डिग्री। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर भी है, तो इसका एक यूनिट वेक्टर होगा, उसका यूनिट वेक्टर हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर हम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम से डिसाइड करेंगे। जस्ट रिमेंबर दैट, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। मान लिया जाए ये x है, ये y है, तो ये क्या होगा, z होगा। ये x है, ये y है, तो ये z होगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट। हमारा x क्रॉस y में पहला वेक्टर कौन सा है, x, और दूसरा वेक्टर कौन सा है, y। जब हम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने कौन सा हैंड यूज किया, राइट हैंड। क्लियर है। तो पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में हम सारा फिंगर रखेंगे, तो x कौन सा है, ये, y कौन सा है, ये, z ये, तो हम x के डायरेक्शन में सारा फिंगर रखेंगे। दूसरा वेक्टर कौन सा है, y, तो हम रोटेट किधर करेंगे सारे फिंगर को, y के डायरेक्शन में। तो जो ये थंब का डायरेक्शन होगा वो x क्रॉस y का यूनिट वेक्टर होगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट। तो x पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर रखा, y के डायरेक्शन में रोटेट किया, तो हमारा थंब का डायरेक्शन z है, z का डायरेक्शन ही थंब का डायरेक्शन है, मतलब x क्रॉस y का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, z का। क्लियर है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, साइन 90 कितना 1, तो ये तीनों तो 1 हो गया, और ये क्या है, z कैप। तो फाइनली इसका रिजल्टेंट क्या है, z कैप। हैव यू गॉट माय पॉइंट। अच्छा, x क्रॉस y किया, अगर मैंने y क्रॉस x किया तो, y क्रॉस x किया तो, ध्यान से देखते हैं, ये x था और ये y था और ये z था। y क्रॉस x में पहला वेक्टर कौन सा है, y, दूसरा वेक्टर कौन सा है, x, तो हम सारा फिंगर कहाँ रखेंगे, पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में, y ये है तो y, और क्रॉस किधर करेंगे या फिर इसको कर्ल किधर करेंगे, x के डायरेक्शन में, तो x के डायरेक्शन में, तो थंब किधर गया, अंदर की ओर। ये डायरेक्शन z है, तो अंदर की ओर का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस z होगा। इसका मतलब y से x जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो हमें माइनस z मिलता है। तो यहां पर क्या मिलेगा, y, तो इसका मैग्नीट्यूड y, x, y और x के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री कर दिया। लेकिन जब हमने y से x किया, y से जब x किया, तो थंब का डायरेक्शन किधर है, माइनस z के डायरेक्शन में, तो हमने यहाँ पर लिखा माइनस z क्या। ये क्या है, ये 1, ये भी 1 और ये भी 1, ये क्या हो गया, माइनस z क्या। यहां पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब x क्रॉस y करते हो तो z मिलता है, लेकिन अगर इसको रिवर्स कर देते हो, y क्रॉस x करोगे तो माइनस z मिलेगा। x क्रॉस y मतलब दो वेक्टर हमने यूज कर लिया, तो कौन सा वेक्टर बचा, थर्ड वेक्टर। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा थर्ड वेक्टर होता है। क्लियर। उसी तरीके से मैंने पूछा y क्रॉस z क्या होगा, है ना, y क्रॉस z, तो फिर हम लोग लिखेंगे y मैग्नीट्यूड, z मैग्नीट्यूड, y और z के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री लिखेंगे। क्लियर, ये हमने लिखा y। अब फिर से हम लोग देखते हैं इसका डायरेक्शन y क्रॉस z का डायरेक्शन क्या होगा, ये y और ये z है ना, तो y इधर और ये z, तो हम लोग क्या करेंगे, सारा फिंगर y पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में रखा, इसको रोटेट किधर करेंगे, z के डायरेक्शन में, तो ये थंब किधर जा रहा है, x के डायरेक्शन में, तो y क्रॉस z जब करेंगे तो ये हमारा क्या मिलेगा, x कैप मिलेगा।
फिर से इसकी वैल्यू 1 1 1, यहाँ पर क्या एक्स कैप, फाइनली ये लिखा। तो अगर मैं बोलूँ z क्रॉस y क्या होगा भाई, z क्रॉस y, तो अगर मैंने रिवर्स कर दिया तो z क्रॉस y क्या होगा, माइनस एक्स कैप। आप लोग राइट हैंड ग्रिप रूल से यूज कर सकते हैं या राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम से ये देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैंने बोला z क्रॉस x, z क्रॉस x, क्लियर है, z क्रॉस x में फिर से z मैग्नीट्यूड, x मैग्नीट्यूड, z और x के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं, z क्रॉस x, दिस इज z, दिस इज x, तो सारा फिंगर किधर रखे, पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में, z के डायरेक्शन में, क्रॉस x की ओर ले गए, तो ये थंब किधर गया, y के डायरेक्शन में, तो ये हमारा क्या होगा, y कैप, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, y कैप, z क्रॉस x इज इक्वल टू y कैप, तो मैं बोलूं कि x क्रॉस z क्या होगा, तो x क्रॉस z क्या लिखोगे आप, माइनस y कैप। जब आप रिवर्स करोगे तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्लियर। तो इस चीज से आपको क्या पता चला, इसको फिगर के साथ हम लोग समझते हैं। x को अगर y के साथ मल्टीप्लाई किए, x को अगर y के साथ क्रॉस किया, मतलब x पहले आएगा और y बाद में, तो यहाँ पर जो मिलेगा वो थर्ड वेक्टर मिलेगा z। y को अगर z के साथ क्रॉस किए तो आपको x मिलेगा, और z को जब x के साथ क्रॉस किए तो आपको y मिलेगा, क्लियर। लेकिन आप रिवर्स कर दोगे, x को अगर z के साथ करोगे, z को x के साथ किया तो y, लेकिन x को अगर z के साथ करोगे, x क्रॉस z, तो ये माइनस y, और z को अगर y के साथ करोगे तो ये माइनस x, और y को अगर x के साथ करोगे तो ये माइनस z। ये फिगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छा है। x क्रॉस y इज इक्वल टू z, थर्ड वेक्टर। हैव यू गॉट माय पॉइंट। तो हमने यहाँ पर देखा था कि दो अलग अलग यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया, दो अलग अलग यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो हमें थर्ड वेक्टर मिलता है। लेकिन अगर सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया, मतलब x क्रॉस x किया, तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड x मैग्नीट्यूड, यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये x है, ये भी x है, अगर एक x है दूसरा भी x है ना, तो दोनों तो पैरेलल होंगे, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0, लेकिन क्रॉस में क्या लिखते हैं, साइन 0। अब ध्यान से देखिए, अगर सेम है तो दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो यहाँ पर लिखा साइन 0। यहाँ कोई भी यूनिट वेक्टर रहे, कोई भी डायरेक्शन रहे, साइन 0 कितना होता है, 0, मतलब ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0। तो अगर मैंने बोला y क्रॉस y क्या होगा, y क्रॉस y में भी y और y सेम डायरेक्शन में, तो उन दोनों के बीच का एंगल 0, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 0। z क्रॉस z क्या होगा, z क्रॉस z भी 0। अच्छा, हम लोगों ने ये क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि दो अलग अलग वेक्टर को, यूनिट वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो थर्ड वेक्टर मिलता है। x को अगर y से करेंगे तो z मिलेगा, z को x से करेंगे तो y मिलेगा, जस्ट रिमेंबर दैट। तो हमने यहां पर क्या देखा कि अगर सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो सिमिलर x क्रॉस x, तो रिजल्टेंट क्या मिलता है, 0। लेकिन अगर डिसिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो डिसिमिलर का करते हैं, x को y से किया तो एक थर्ड वेक्टर मिलता है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, थर्ड वेक्टर। हैव यू गॉट माय पॉइंट। यहाँ पर कंक्लूजन में ये ड्रॉ करना चाह रहा था कि अगर सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो 1 होता है, डिसिमिलर यूनिट का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो 0 होता है, लेकिन अगर सिमिलर यूनिट का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो 0 होता है, और डिसिमिलर यूनिट वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो थर्ड वेक्टर मिलता है। हैव यू गॉट माय पॉइंट। यहाँ पर जो मैंने बोला है वो ध्यान से याद रखेंगे सारे पॉइंट्स को। मैंने बोला है कि जब भी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो या तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं या तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। हैव यू गॉट माय पॉइंट। लेकिन अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसका ना तो डॉट प्रोडक्ट होता है और ना ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है। स्केलर क्वांटिटी का सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, जस्ट रिमेंबर दिस वन। अगर ये आप अच्छे से समझ गए है ना, तो एरिया वेक्टर को समझना आसान हो जाएगा।
एरिया वेक्टर हम लोग समझते हैं। एरिया वेक्टर क्या है ना। मान लिया जाए मेरे पास एक रेक्टेंगल है ना। इसका साइड ए है और इसका साइड बी है। ये वाला साइड कितना है बी और ये वाला साइड कितना है ए। मैंने बोला ये एक्स डायरेक्शन है और ये क्या है वाई डायरेक्शन है ना। डायरेक्शन तो हम चूज कर सकते हैं। क्लियर। मैं आपसे पूछूं ये रेक्टेंगल है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये तो क्लियर है। ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया आप बताइए। इसका एरिया कितना होगा ए इंटू बी है ना। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये एरिया निकल आया इसका। लेकिन मैं आपसे पूछूं ये जो साइड है वो क्या है। ये साइड एक स्ट्रेट लाइन है। साइड क्या है एक स्ट्रेट लाइन है। और जब स्ट्रेट लाइन होता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन होता है तो उसका डायरेक्शन फिक्स होता है। जिस भी क्वांटिटी का डायरेक्शन फिक्स होता है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जस्ट रिमेंबर दैट। तो मैंने बोला ये जो हमने साइड लिया वो स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब इसका डायरेक्शन फिक्स है। इसका डायरेक्शन कौन सा है ध्यान से देखेंगे तो इसका डायरेक्शन एक्स है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे ए एक्स कैप। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना है इस साइड का ए। इसका डायरेक्शन कितना है एक्स कैप। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलकर क्या बनाता है एक वेक्टर क्वांटिटी बनाता है। तो इस वेक्टर क्वांटिटी को हमने मान लिया पी। पी वेक्टर। क्लियर। अच्छा मैं बोलूं इस साइड का जो मैग्नीट्यूड है वो बी है लेकिन ये किस डायरेक्शन में है ये वाई डायरेक्शन में है। ये स्ट्रेट लाइन है ये वाई डायरेक्शन में है। तो वाई डायरेक्शन में तो हम इसको क्या लिखेंगे बी वाई कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना बी डायरेक्शन कितना वाई कैप। तो ये वेक्टर हो गया तो इसको हमने मान लिया क्यू वेक्टर। हैव यू गॉट माय पॉइंट। इसको हमने क्या मान लिया क्यू वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बी है और डायरेक्शन क्या है वाई कैप है। इसको मैंने पी वेक्टर मान लिया जिसका मैग्नीट्यूड ए है और डायरेक्शन क्या है एक्स कैप है। अब ध्यान से देखिए इसका मतलब ये साइड एक वेक्टर क्वांटिटी है ये साइड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एरिया जब आप निकालते हो तो साइड का मल्टीप्लिकेशन करते हो। तो अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हो गया तो अगर साइड का मल्टीप्लिकेशन करना है तो साइड का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के टर्म में अगर करोगे तो या तो डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा या तो क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला इसका एरिया निकालना है तो एरिया निकालना मतलब साइड का मल्टीप्लिकेशन। तो एरिया निकालना है तो एरिया को क्या बोले या तो हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। साइड का मल्टीप्लिकेशन मतलब पी और क्यू को मल्टीप्लाई करना है मतलब हम लोग या तो डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या होता है पी क्यू कॉस। क्लियर। अब मैंने पूछा P और Q के बीच का एंगल क्या है। ये P है और ये Q है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखे cos 90। क्लियर। अच्छा P वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है A। Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है B। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं AB। cos 90 कितना होगा 0। इसका मतलब ये 0। मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि इसका एरिया बताना क्या है। क्या इसका एरिया 0 है। इसका एरिया 0 नहीं है इसका एरिया ए बी है। लेकिन अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट किया तो एरिया कितना आ गया 0। तो हमारा अगर मुझे एरिया निकालना है किसी रेक्टेंगल का तो हम डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया क्योंकि रेक्टेंगल का यहाँ पर एरिया आ रहा है। अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से अगर एरिया निकालना चाहा तो इसका एरिया कितना आ रहा है 0। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकता। एरिया निकालने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते। तो दूसरा तरीका अगर एरिया निकालना है तो या तो फिर डॉट प्रोडक्ट करें या तो क्रॉस प्रोडक्ट करें है ना। सो P क्रॉस Q करते हैं हम लोग यहाँ पे। सो P क्रॉस Q करेंगे तो क्या होगा P मैग्नीट्यूड Q मैग्नीट्यूड। क्लियर। साइन दोनों के बीच का एंगल कितना है P ये है और ये साइन 90 डिग्री और इसका कोई डायरेक्शन होगा। क्लियर है। इसका कोई डायरेक्शन एन कैप है ना। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। या तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं P की वैल्यू क्या है P की वैल्यू है ए एक्स कैप। क्लियर। और Q की वैल्यू क्या है Q की वैल्यू है बी वाई कैप। क्लियर है। A और B मैग्नीट्यूड है तो इसका सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ए बी लिखेंगे। बचा क्या है यहाँ पे x और यहाँ पे क्या y। तो यहाँ पर क्या है x क्रॉस y। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था x क्रॉस y को हम लोग क्या बोलते हैं z कैप है ना।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए बी और एक्स क्रॉस वाई को हम लोग क्या बोलेंगे, जेड कैप। क्लियर। अब ध्यान से देखें, जब हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया, इस दो साइड्स का अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो एरिया मिल गया। एरिया कितना है, ए बी। लेकिन ए बी के साथ, एरिया के साथ एक डायरेक्शन भी है ना। ए बी तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन यहां पर एक डायरेक्शन है जेड कैप। हैव यू गॉट माय पॉइंट? इसका मतलब एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने जब डॉट प्रोडक्ट यूज किया तो एरिया जीरो हो गया, लेकिन यहाँ एरिया जीरो नहीं है। लेकिन जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो एरिया ए बी है, लेकिन यहाँ पर एक डायरेक्शन भी आ रहा है। इसका यह मतलब है एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। एरिया क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो अगर मैंने बोला ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये हम लोगों को पहले से मालूम है कि अगर ये x है, ये y है, तो z किधर है, ये z ये है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो ये x है, ये y है, तो एरिया का जो डायरेक्शन है वो क्या है, z, मतलब z बाहर की ओर। इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, z की ओर होगा। अगर ये z है, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस डायरेक्शन ऑफ द एरिया विल बी देयर। इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया का डायरेक्शन होगा। जस्ट रिमेंबर दैट। ओके। अच्छा, मैंने यहां पर बोला एरिया को निकालने के लिए हमने P क्रॉस Q किया। क्या Q क्रॉस P नहीं कर सकते एरिया को निकालने के लिए? Q क्रॉस P भी कर सकते हैं, लेकिन Q क्या है हमारा, B y कैप, P क्या है हमारा, A x कैप। B और A मैग्नीट्यूड है तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यहां पर क्या है, y क्रॉस x, तो हमने यहां पर y क्रॉस x किया। ये कितना है, AB। x क्रॉस y अगर z होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, x क्रॉस y z होता है, तो y क्रॉस x क्या होगा, माइनस z। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये z है, ये z है, तो माइनस z किधर होगा, अंदर की ओर। मतलब एरिया का दो डायरेक्शन हो सकता है। P क्रॉस Q करेंगे तब भी एरिया मिलेगा, Q क्रॉस P करेंगे तब भी हमें एरिया मिलेगा, है ना। लेकिन जब हम P क्रॉस Q कर रहे हैं तो z कैप है, और Q क्रॉस P कर रहे हैं तो माइनस z कैप। तो एरिया के दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक तो ये z, ये z डायरेक्शन, और एक माइनस z डायरेक्शन, एक अंदर की ओर। अगर मेरे पास ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक तो बाहर की ओर परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, और एक अंदर की ओर। अंदर की ओर भी जो होगा वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। मैं आपको ये बोलूं, ये रेक्टेंगल है, मैं इसका एरिया पूछूं तो एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। या तो ये होगा या तो इसके पीछे वाला ये होगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? अगर मैंने यहां पर बोला कि इस एरिया का डायरेक्शन आप बताइए, तो इस एरिया का डायरेक्शन या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? यहां पर अगर मैंने रखा तो अगर आपसे पूछा इस एरिया का डायरेक्शन बताइए, तो इस एरिया का डायरेक्शन या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। मतलब यहां पर एरिया के दो डायरेक्शन पॉसिबल है। अब ध्यान से देखिए, दोनों में एरिया का मैग्नीट्यूड ए बी है, लेकिन डायरेक्शन एक z कैप है और दूसरा माइनस z कैप है। इससे ये क्लियर होता है कि एरिया के दो पॉसिबल डायरेक्शन होते हैं, है ना। एरिया के दो पॉसिबल डायरेक्शन होते हैं, और एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। जस्ट रिमेंबर दैट। मैंने ये बोला ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड का कुछ एरिया होगा, ये रेक्टेंगल है। मैंने बोला इसका एरिया का डायरेक्शन बताओ, तो एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस ये होगा। या तो ये हो सकता है या तो फिर इसके अंदर हो सकता है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो एरिया का डायरेक्शन हमें क्लियर है। यहां से एरिया कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर? वेक्टर है, क्योंकि एरिया का डायरेक्शन भी होता है, और एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मैं आपसे पूछूं कि ये हमारा ये मैंने ये बोला ये 2 है और ये 3 है। क्लियर? इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, या तो इधर होगा या तो इसके पीछे होगा। क्लियर है? मैंने अगर बोला ये x है और ये y है,
तो मैंने बोला बताओ इसका एरिया क्या लिखोगे, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो गया 6, ए इंटू बी। डायरेक्शन क्या है, या तो ये है या तो ये है, तो ये कौन सा, ये x डायरेक्शन है, मतलब x के डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6x कैप, या तो ये लिख सकते हैं। नहीं तो क्या पॉसिबिलिटी और, मैग्नीट्यूड तो 6 होगा लेकिन एक डायरेक्शन इधर है पीछे की ओर, तो उसका क्या लिखेंगे -6x कैप। हैव यू गॉट माय पॉइंट। अगर मैंने यहां पर ये लिखा, मैंने बोला ये 3 है और ये 2 है, तो एरिया का डायरेक्शन या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है। फिर मैंने बोला कि यहाँ पर एरिया बताओ क्या लिखोगे, तो एरिया क्या होगा 3 इंटू 2 6, डायरेक्शन क्या है, ये y है मतलब y के डायरेक्शन में, तो या तो 6y कैप लिखेंगे, नीचे भी है, इसका मतलब क्या है एरिया को हम लोग -6y कैप भी लिख सकते हैं। हैव यू गॉट माय पॉइंट। सो एरिया विल बी हैविंग 2 डायरेक्शन, लेकिन कौन सा एरिया, ये जो है एरिया ये ओपन सरफेस एरिया है ना, ये कौन सा है, ये ओपन सरफेस एरिया है, ये क्लोज्ड नहीं है। मैं अगर स्फीयर लूं तो स्फीयर का जो एरिया होगा वो क्लोज्ड होगा, जस्ट रिमेंबर दैट। लेकिन अगर मैं रेक्टेंगल लूं तो रेक्टेंगल का सरफेस एरिया क्या है, ओपन है। तो ओपन एरिया का 2 डायरेक्शन है, एक ये और एक ये। अगर मैं यहां रखूं तो एक ये और एक ये। हैव यू गॉट माय पॉइंट। ओपन सरफेस का 2 डायरेक्शन है, लेकिन जब मैं क्लोज सरफेस की बात करूं, क्लोज सरफेस एरिया का, तो क्लोज सरफेस एरिया का सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है। तो क्लोज सरफेस एरिया का एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर, क्लियर। ये पेन को एक सिलेंडर की तरह अगर हम मानते हैं, तो ये आप देखिए एक टॉप सरफेस है और एक बॉटम वाला सरफेस है और तीसरा एक कर्व्ड सरफेस है ना। सो जो टॉप सरफेस है वो ऐसा है, क्लियर है, टॉप सरफेस। तो एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, टॉप सरफेस के एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर मतलब ऊपर की ओर, क्लियर। अच्छा बॉटम सरफेस ये है, तो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस सरफेस का एरिया का डायरेक्शन डाउनवर्ड और इस सरफेस के एरिया का डायरेक्शन अपवर्ड, क्लियर। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस सरफेस का एरिया का डायरेक्शन अपवर्ड और इस सरफेस के एरिया का डायरेक्शन डाउनवर्ड। लेकिन अभी मैंने बताया था कि अगर एक सरफेस है तो उसका एरिया का डायरेक्शन ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन वो ओपन सरफेस एरिया होना चाहिए। जब मैं सिलेंडर ले रहा हूं तो हर तरीके से ये क्लोज्ड है, सिलेंडर क्या है पूरी तरीके से क्लोज्ड है। तो जब क्लोज सरफेस एरिया होगा तो एरिया का डायरेक्शन सिर्फ बाहर की ओर होगा, अंदर की ओर नहीं होगा, जस्ट रिमेंबर दैट। आउटवर्ड नॉर्मल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाहर की ओर होना, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड। इसका डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड। और परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, जब कोई भी चीज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल। ये बाहर की ओर है इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया आउटवर्ड नॉर्मल। ये भी क्या है आउटवर्ड नॉर्मल। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी क्लोज सरफेस का एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, तो आउटवर्ड नॉर्मल, क्लियर। तो एक तो और सरफेस बच गया, कौन सा सरफेस, कर्व्ड सरफेस। कौन सा सरफेस बच गया, कर्व्ड सरफेस। तो ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस ये है। तो मैंने बोला इस कर्व्ड सरफेस पे, मैंने बोला इस पॉइंट पे एरिया का डायरेक्शन बताओ, इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे एरिया का डायरेक्शन बताओ, या इस पॉइंट पे एरिया का डायरेक्शन बताओ। मैंने बोला इस पॉइंट पे एरिया का डायरेक्शन बताओ। तो आप क्या करो, एक्सिस से इस पॉइंट को जोड़ दो रेडियस से और उस रेडियस को एक्सटेंड कर दो, वही एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा, क्लियर। मैंने बोला इस पॉइंट पे बताओ एरिया का डायरेक्शन क्या होगा। तो इस पॉइंट पे हम एक रेडियस ड्रॉ करेंगे, क्लियर है, कहां से, एक्सिस से, और उस रेडियस को एक्सटेंड कर देंगे, वो एरिया का डायरेक्शन देगा। इस पॉइंट पे अगर एरिया का डायरेक्शन पूछा जाए तो रेडियस को एक्सटेंड कर देंगे, वो हमारा एरिया का डायरेक्शन देगा, क्लियर है। हैव यू गॉट माय पॉइंट।
मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का एरिया आपको चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियली आउटवर्ड, हर एक पॉइंट पे जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, जस्ट रिमेंबर दैट। और रेडियली आउटवर्ड कहाँ से, एक्सिस से, क्लियर। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर का सरफेस एरिया का डायरेक्शन। लेकिन अगर मैंने बोला एस्फेयर है हमारे पास, क्या है, एस्फेयर है, और एस्फेयर का भी जो सरफेस होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा, क्लियर। मैंने बोला इस पॉइंट पे, इस स्फीयर के इस पॉइंट पे सरफेस एरिया का डायरेक्शन बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से इस पॉइंट को जोड़ देंगे, सेंटर से, और किससे जोड़ेंगे, रेडियस से, और उसी रेडियस को एक्सटेंड कर लेंगे, वो एरिया का डायरेक्शन होगा। इस पॉइंट पे इस स्फीयर का एरिया का डायरेक्शन ये है। मैंने बोला इस पॉइंट पे आप बताओ, तो फिर से यहाँ पर रेडियस से जोड़ेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, ये एरिया का डायरेक्शन। मैंने बोला इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट से जोड़ेंगे, सेंटर से जोड़ेंगे, ये हमारा एरिया का डायरेक्शन, क्लियर। तो हमें पता चल गया कि क्लोज सरफेस का एरिया का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के बाहर होता है, सरफेस के अंदर नहीं हो सकता। तो अगर सरफेस के बाहर होगा तो सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल होगा, इनवर्ड नॉर्मल पॉसिबल नहीं होगा। तो जब क्लोज सरफेस लेते हैं तो एरिया का एक डायरेक्शन होता है, लेकिन जब हम ओपन सरफेस लेते हैं तो एरिया के दो डायरेक्शन होते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस वन, क्लियर। तो इससे हम लोगों ने क्या देखा कि एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, ओपन सरफेस के दो डायरेक्शन होते हैं, और क्लोज सरफेस एरिया का सिर्फ एक डायरेक्शन होता है, और वो डायरेक्शन क्या कहलाता है, आउटवर्ड नॉर्मल। वो डायरेक्शन हमें क्या बताता है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो हमने क्या देखा, एरिया के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसलिए हमने यहां पर सबस्क्रिप्ट में ई लिखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमें समझना है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हमें एरिया वेक्टर का जरूरत पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर समझना है तो एरिया वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्लियर। मान लिया जाए कि एक एरिया है यहाँ पे, जस्ट रिमेंबर दैट, ये क्या है हमारा, मान लिया जाए एक डिस्क है यहाँ पे, मतलब डिस्क तो एरिया बनाएगा। उस डिस्क से अगर मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है तो उस डिस्क पे एक फ्लक्स होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास हो रही है, मान लिया जाए एक डिस्क है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, क्या पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया से पास करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा, जस्ट लिसन टू मी। अगर उस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास जो कर रहा है वो कम हो जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो जाएगा, जस्ट रिमेंबर दिस वन। क्या मैंने बोला कि एक एरिया लिया मैंने, उस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया से पास होने वाला ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है उस एरिया का। अगर उस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होने वाला कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, उसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिया, जस्ट रिमेंबर दिस वन। हैव यू गॉट माय पॉइंट। अब इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, क्लियर। मैंने बोला यहां पर मैंने एक एरिया लिया, यहां पे मैंने एक एरिया लिया, ये एरिया एक छोटा सा एरिया लिया। अच्छा, इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, एक, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस एरिया से पास हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से पास जो कर रहा है उसको हम लोगों ने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हैव यू गॉट माय पॉइंट। अच्छा, इसका ये मतलब है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ा दिया
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने बढ़ा दिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ा दोगे तो मैं पूछूं कि इस एरिया से अब कितने फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, 3। तो अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएगा किसी एरिया से, इसका मतलब फ्लक्स बढ़ जाएगा। फील्ड लाइंस के बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का बढ़ना। मैंने पहले भी बताया था फील्ड लाइन डेंसिटी, अगर फील्ड लाइन डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो हमने क्या बोला कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी बढ़ा दिया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया तो इस एरिया से पास करने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो गया, बढ़ गया। इसका ये मतलब है कि फ्लक्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। डेंसिटी बढ़ा देने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देना। तो डेंसिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ गया। क्लियर? अच्छा, यहां पर ये छोटा सा एरिया लिया था, मैंने बोला कि इस एरिया को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। बड़ा कर दिया। जब मैंने एरिया को बड़ा कर दिया, अब ध्यान से देखिए, एरिया को जैसे बड़ा किया, पहले इस छोटे वाले एरिया से कितना पास हो रहा था, 1 2 3। अब जब मैंने बड़ा कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब पास करने लगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना ज्यादा पास करेगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, मतलब एरिया के बढ़ाने से फील्ड लाइंस ज्यादा पास कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा। तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। हमने बोला जब फील्ड डेंसिटी बढ़ाते हो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो उस एरिया से पास करने वाला फील्ड लाइंस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया से ज्यादा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ जाने का मतलब है फ्लक्स बढ़ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हैव यू गॉट माय पॉइंट? इसका क्लियर मीनिंग है फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया वेक्टर। हैव यू गॉट माय पॉइंट? लेकिन इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लिया जाए ये एरिया है, क्लियर है, ये एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं। जस्ट रिमेंबर दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक करेगा एरिया से उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। क्लियर? तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि इस एरिया का डायरेक्शन क्या है, इस एरिया का डायरेक्शन यहां से आउटवर्ड नॉर्मल, ये एरिया का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, इधर ही जा रही है। तो मैं आपसे पूछूं दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, एरिया इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। वेरी गुड। तो जब हमने देखा थीटा जब 0 डिग्री है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 है। ठीक है, उस समय हमने क्या देखा, इस एरिया से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक कर रहे हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक कर रहे हैं तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। मतलब जब थीटा 0 डिग्री है तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इज मैक्सिमम। क्लियर? फ्लक्स इज मैक्सिमम, जस्ट रिमेंबर दैट। अब मैंने बोला इस एरिया वेक्टर को मैंने ऐसे कर दिया। क्लियर? जब आप ऐसे करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे, लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है, ऐसे। क्लियर? अब मैंने बोला दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो दोनों के बीच का एंगल अभी क्या है, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर नीचे है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर, एरिया वेक्टर आप देख सकते हो नीचे है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो क्या इस एरिया से लिंक कर रहा है, नहीं, इस एरिया के ऊपर से जा रहा है या तो नीचे से जा रहा है, इस एरिया से पास नहीं हो रहा। जब यहां पर था तो एरिया से पास हो रहा था, है ना, फील्ड लाइंस किससे पास हो रहा था, एरिया से। लेकिन अभी देखेंगे यहां पर कोई फील्ड लाइंस इस एरिया से लिंक नहीं कर रहा है। तो अगर फील्ड लाइंस लिंक नहीं करता तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, 0। तो कब 0 है, जब एरिया का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये है, मतलब दोनों के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है तो हमारा फ्लक्स 0 है। इसका मतलब यहां पर हमारा फ्लक्स कितना होगा, 0। हैव यू गॉट माय पॉइंट? इस 2 पॉइंट्स को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन सेम है, ये एरिया है,
एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस लिंक कर रहे हैं, मतलब फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन जब हमने एरिया का डायरेक्शन ये रखा, एरिया का डायरेक्शन डाउनवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहां से एक भी फील्ड लाइंस लिंक नहीं कर रहा, मतलब फ्लक्स यहां पर क्या होगा, जीरो। तो फ्लक्स अगर जीरो है, कब जीरो, 90 डिग्री पे। वेरी गुड। तो अब मैं आपसे पूछूं कि cos थीटा, इस एंगल को डिफाइन करने के लिए हम cos थीटा लें या sin थीटा लें, जस्ट रिमेंबर दैट। कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है, जब थीटा 0 डिग्री है। तो थीटा 0 डिग्री पे cos थीटा मैक्सिमम होता है या sin थीटा मैक्सिमम होता है, थीटा 0 डिग्री पे cos थीटा मैक्सिमम होता है। इसका मतलब फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? जब थीटा 90 डिग्री है तो फ्लक्स क्या है, जीरो। तो थीटा 90 डिग्री पुट करोगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। हैव यू गॉट माय पॉइंट? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। हम लोग यहां पर एक और टर्म लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? ये जरूरी है कि जब हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मिनिमम है, जीरो, क्योंकि उस समय फील्ड लाइंस एरिया से लिंक नहीं कर रहा है। क्लियर? तो इन तीनों से हमें क्या पता चला, इन तीनों से हम लिख सकते हैं फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड into area vector into cos theta, and this theta is the angle in between electric field and area. इसको अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो क्या लिखूंगा, के ई ए cos theta, where k is equal to what, where k is equal to 1, k is equal to 1. So इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू cos थीटा। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा क्या बताता है, a डॉट बी, याद है आप लोगों को? तो यहाँ पर E है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, E डॉट ए। क्लियर है? मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया, या तो फिर ये हम याद रखेंगे दोनों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E A cos थीटा, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड A। हैव यू गॉट माय पॉइंट? अब हम लोग इसको डिफाइन करें, क्या करें, इसको डिफाइन करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। मैथमेटिकली हमने देख लिया, हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं तो फ्लक्स बढ़ता है, एरिया बढ़ाते हैं तो फ्लक्स बढ़ता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है, इसलिए हमने cos थीटा लिखा, क्योंकि cos 0 करेंगे तो ये मैक्सिमम होगा। साइन थीटा लिखते हैं तो साइन 0 तो 0 हो जाता है, मैक्सिमम नहीं होता। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो फाइनली हमने ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला डिराइव किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया। हैव यू गॉट माय पॉइंट? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन, मैंने पहले भी डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। हैव यू गॉट माय पॉइंट? क्या मैंने बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो मैं यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द फील्ड लाइंस passing through any cross sectional area, passing through any cross sectional area, इस तरीके से डिफाइन किया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन। या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज mathematical definition, electric flux can be defined as the dot product of electric field and the area. Electric flux is defined as the dot product of electric field and area. Just remember this one. Have you got my point? So ये electric flux है,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दूसरे सेंस में ये भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अगर फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास करने वाला ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा होगा, फील्ड लाइंस अगर किसी एरिया से पास करने वाला कम है तो फ्लक्स कम होगा। जस्ट रिमेंबर दिस। तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सिंपली ई डॉट ए। आपसे मैं पूछूं डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या देगा, स्केलर, है ना। तो मैं आपसे पूछूं फ्लक्स क्या है, स्केलर है या वेक्टर है? तो फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? ये क्लियर है कि इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, इसलिए ये क्या होगा, हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा। वेरी गुड। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बोला कि मान लो ये एरिया है, क्लियर है, एरिया का ये डायरेक्शन हो, ये डायरेक्शन भी हो सकता है और ये डायरेक्शन भी हो सकता है ना। तो एरिया का ये डायरेक्शन, और मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, क्लियर। तो मैं आपसे पूछूं कि थीटा कितना है, तो आप बोलोगे थीटा 0 डिग्री, क्लियर है। मैं यहाँ पर पूछूं फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पर ई ए को ई ए ही लिखते हैं एज इट इज, और थीटा कितना है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा 1 cos 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए, क्लियर। लेकिन अगर मैंने बोला ये एरिया, हमारा एरिया का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है सपोज, तो मैं आपसे पूछूं अभी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, तो 180 डिग्री, क्लियर। सो फिर से फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, ई ए कॉस, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 डिग्री, तो माइनस ई इंटू ए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस है, ये एरिया का डायरेक्शन, मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, मैं आपसे पूछूं यहाँ पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्लियर। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उसमें क्या आता है, cos थीटा, तो cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम लोग ई ए cos 90, मतलब क्या हो जाएगा, ये 0। हैव यू गॉट माय पॉइंट? यहाँ पर हमने क्या देखा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो फ्लक्स क्या है, प्लस ई ए है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो फ्लक्स क्या है, माइनस ई ए है। जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो फ्लक्स क्या है, 0। इसका मतलब फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। हैव यू गॉट माय पॉइंट? अब तीसरा, इसकी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब फ्लक्स को क्या लिखते हैं हम लोग, ई डॉट ए, है ना। तो मान लो दोनों के बीच में ई डॉट ए, मतलब ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है, कॉस थीटा एक वैल्यू होता है, तो कोई यूनिट नहीं होती है, तो क्या बच गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए, है ना। तो मैं आपको बोलूं ई का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, क्लियर। और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है यूनिट कितना होगा, यूनिट किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्लियर। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, कि इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डायमेंशन ऑफ एरिया, क्लियर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, याद होगा आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज इनटू एरिया। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है,
फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, क्लियर। और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है at। एरिया का डायमेंशन क्या होता है l स्क्वायर। एरिया का डायमेंशन l स्क्वायर। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशन है वो क्या लिखें यहाँ पे। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, यहाँ पर m, ये l और ये l स्क्वायर कितना l⁻3, ये t⁻ ऊपर चला जाएगा t⁻−1 मतलब t⁻−3, ये a ऊपर चला जाएगा तो a⁻−1। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशन है वो ये है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? सो ये जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों है? क्योंकि इट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया सेम डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो नेगेटिव, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर होंगे तो जीरो, क्लियर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशन होता है ml⁻3 t⁻³ a⁻1। जस्ट रिमेंबर दिस वन। अब इस बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला E.A या फिर EA cos थीटा, क्लियर। क्वेश्चन हमारा ये है कि मान लिया जाए हमारे पास ये एक एरिया है, क्लियर है। इसका साइड मैंने बोला 4 मीटर है और ये साइड 2 मीटर है। ये क्या है 4 मीटर और ये साइड क्या है 2 मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका है 2 न्यूटन पर कूलम। कितना है मैग्नीट्यूड? 2 न्यूटन पर कूलम। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल का या तो डायरेक्शन ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है। मैंने ऊपर मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एरिया का डायरेक्शन, इसका मतलब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। दोनों सेम डायरेक्शन मतलब यहाँ पर थीटा क्या होगा 0 डिग्री, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पर मालूम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना 2 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है? एरिया का मैग्नीट्यूड लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल है तो क्या हो जाएगा 4 × 2 8 मीटर स्क्वायर। अभी फ्लक्स हमें निकालना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला ही है मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू कॉस थीटा, क्लियर। मैग्नीट्यूड ऑफ E कितना 2, मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना 8, कॉस थीटा, थीटा कितना 0 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिखे कॉस 0। इसका मतलब क्या हो गया 16। फ्लक्स की यूनिट क्या है अभी लिखवाया मैंने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, मान लिया जाए ये डिस्क है ना, और इस डिस्क का जो रेडियस है, मैंने बोला इस डिस्क का जो रेडियस है ये है 2 डिवाइडेड बाई √π मीटर रेडियस। और इस डिस्क से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे पास हो रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो 5 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। तो आपसे फिर से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया। तो आप क्या बोलोगे कि पहले तो इस एरिया का डायरेक्शन चाहिए, तो इस एरिया का डायरेक्शन किधर हो सकता है, या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है ना। नीचे लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और एरिया नीचे, मतलब नेगेटिव आ जाएगा। अभी मैंने बोला है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया इधर अपोजिट डायरेक्शन में तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अमाउंट तो सेम ही रहेगा। हमने एरिया वेक्टर को ऊपर मान लिया, एरिया वेक्टर को ऊपर मान लिया, क्लियर।
एरिया वेक्टर को ऊपर मान लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया हमारा 0 डिग्री। सॉल्यूशन है ना, थीटा 0 डिग्री। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, तो 5 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, या डिस्क है, डिस्क का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर है ना। सो पाई आर की जगह पर क्या है, ये 2 डिवाइडेड बाई रूट पाई, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पर ये है, तो ये पुट किया, रूट पाई का होल स्क्वायर, पाई हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल, यहाँ 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, मतलब एरिया का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 4 मीटर स्क्वायर। तो अब फ्लक्स निकाल सकते हैं, फ्लक्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ई कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ ई 5, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना 4, कॉस थीटा कितना कॉस 0, इसका मतलब 5 इंटू 4 20, यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है, ये हमने सॉल्व कर लिया। इसके बेस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो एक डिस्क लिया हमने जिसका रेडियस मैंने बोला 2 मीटर है, रेडियस कितना 2 मीटर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड जो है दिया हुआ है, दैट इज 3 न्यूटन पर कूलम। क्लियर, और यहाँ पे जो एंगल है डिस्क और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, कितना 30 डिग्री। क्लियर, तो हमें क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है यहाँ पर भी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या क्या चाहिए, थीटा चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और एरिया वेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग थीटा देखते हैं, थीटा कितना है। अब ध्यान से देखिए, थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, थीटा एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन ये है, लेकिन इस डिस्क का एरिया बोलूं तो डिस्क का एरिया तो परपेंडिकुलर होगा ना, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया का डायरेक्शन होगा, तो ये होगा। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये एरिया है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या लिखे यहाँ पर 60 डिग्री। यहाँ थीटा 30 डिग्री नहीं है, हमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए, तो वो क्या है हमारा 60 डिग्री, तो हमने लिखा 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, एरिया कितना है, ये डायरेक्शन तो हमें मालूम है, ये है एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर कितना है 2, कितना हो गया 4 पाई मीटर स्क्वायर। हैव यू गॉट माय पॉइंट। अब हमें फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई कितना है 3, ए कितना है 4 पाई, cos थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो cos 60 कितना होगा, cos 60 इक्वल टू हाफ, 2 से ये कैंसिल, क्या हो गया 3 इंटू 2 6 पाई। क्लियर, यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हैव यू गॉट माय पॉइंट। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। हैव यू गॉट माय पॉइंट। In next lecture we will continue this one, electric flux. Some of the numericals will also be solved in the next lecture, because you will find number of numericals related to the electric flux in number of the what you can say that in different type of competitive exam you will find different type of numericals related to the electric flux. So electric flux is very important topic. Please try to go through it meticulously. Please don't try to make any kind of mistake. Okay, so with this I would like to conclude my lecture. In next class we will continue this topic. Thank you, all the best.